नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। अभी हम जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में हैं और यह फेटकी चौक के पास यह एक जगह है जहां से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 से परवेज मुशर्रफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। इनसे पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव में आप किन पार्टियों का साथ देना चाह रहे हैं और क्यों देना चाह रहे हैं। आखिर आरजेडी के तस्लीम उद्दीन ने एक घरौंदा बनाया था, बहुत बड़ा सा घरौंदा था जिसमें पूरे समाज को लेके वो चलते थे। आज वो घरौंदा क्यों टूट रहा है, क्यों बिखर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार आपका। नमस्कार। कैसे हैं? जी ठीक है, आप कैसे हैं? जी बढ़िया। चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आप शिक्षा कहाँ ग्रहण किए? हम प्राइमरी से ही, बचपन से ही अररिया में रहे। जन्म भी वहीं हुआ हमारा। जब बड़े हुए, जब होश हुआ तो घर आना जाना शुरू रहा। उसके बाद जब शादी ब्याह हुआ तो घर पकड़े हैं, शहर छोड़ दिए हैं। अपने गांव में ही, इलाके में लोगों के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। राजनीतिक में अपने कदम कैसे रखा? आखिर क्या परिस्थिति हुई थी जो राजनीतिक पे आपको कदम रखना पड़ा? देखिए, राजनीतिक मेरा शौक नहीं था। हम जब पढ़ लिख कर अररिया से अपना घर जब पकड़े तो जोकीहाट में जब घूमने लगे तो लोगों का एक अलग अलग सोच निकलने लगा। तो ये दिल को बड़ा नागवार गुजरने लगा। तो दिल को जब नागवार गुजरने लगा तो हमने फैसला किया कि सच और हक बोलना चाहिए। तो हम सच और हक जब बोलने लगे तो अपने आप लोगों में हम पॉपुलर होने लगे। तो लोग आवाज देने लगा, चाहे पंचायती हो, चाहे कोई तरह का मामलात हो, समाज में किसी तरह का भी कोई भी क्रिटिकल मामला होता था, लोग हमको बुलाते थे। तो सिर्फ एक सच और हक बोलने में तो लोग सम्मान भी करते थे। तो उसी से आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ही सपना हुआ कि नहीं, आप जिला पार्षद में नॉमिनेट करिए। तो वही हम जिला पार्षद लड़े तो चुनाव जीते, तो आज लोगों के बीच हैं। आप तो शुरू से कट्टर राजद के तरफ रहे हमेशा और राजद के साथ चलने के लिए आप हमेशा कटिबद्ध थे। आज क्या परिस्थिति ऐसा हो रही है जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं खुलकर? नहीं, राजद के साथ तो प्रॉपर नहीं रहे। एक्चुअली इस समाज को हमेशा हम निहारे हैं। हमारी जोकीहाट की जनता ने जिनको स्वीकारा, उनके मन में जो भी बात जब जब निकल कर आई तो हम एक मुखर होकर, आवाज बनकर हम सामने खड़े हुए। तो 15 साल पहले मंजरालय में विधायक यहां था जो चुनाव के लिए नॉमिनेशन दिया। तो उस वक्त तस्लीम साहब जिंदा थे, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा। तो इस इलाके में लोगों के दिल में सब मंजर आलम था, लेकिन जबान पर किसी में हिम्मत नहीं था मंजर आलम का नाम लेने में। तो हमने सोचा कि लोगों की आवाज, लोगों का जबान बनकर हम क्यों न खड़े हो जाए। तो पहला झंडा इस इलाके में उठाए और उनको विधायक भी बनाए। तो वो उसकी बदनसीबी थी कि वो उस लायक नहीं थे और दोबारा लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद फिर सरफराज भाई थे, उनके साथ भी हम कुछ दिन रहे राजद के साथ। लेकिन महसूस किए कि आखिर इन नेताओं को हम जो जिताते हैं चुनाव हर 5 साल में, इलाके के लोगों को कुछ तो फायदा होना चाहिए। लेकिन किसी तरह का कोई भी मामला समाज में जब होता था तो कहीं कोई विधायक का कोई अता पता नहीं। वहां परवेज मुशर्रफ को जाना पड़ता था। हर मामले में परवेज मुशर्रफ। बिजली इलाके में नहीं है तो परवेज मुशर्रफ, पानी इलाके में नहीं है तो परवेज मुशर्रफ। क्या बात है भाई, विधायक कोई और, मामला में परवेज मुशर्रफ। हमने कहा नहीं, इस इलाके को एक बढ़िया लीडर की आवश्यकता है। तो कौशल साहब थे हमारे सिसोना के, वो भी तस्लीम साहब के ही आदमी है। तो उन्होंने मन बनाया कि हम चुनाव मैदान में आएंगे। तो उनका जो हम एक्टिविटी देखे, उनकी खूबसूरती ये थी कि वो समाज के गरीब गुरबों को शादी ब्याह में साइकिल देना, पलंग कुर्सी देना, पैसा देना, मदद करना, ये उनकी एक्टिविटी थी। तो समाज में बड़ा पकड़ था, लोगों में बड़ा पॉपुलर जब हो गया तो हमारे भी दिल में मोहब्बत पैदा हो गया। हम कहे नहीं, इस आदमी को नेता बनाना चाहिए। तो हम उनके लिए प्रॉपर 10 साल तक मेहनत करते रहे और तस्लीम साहब के लड़कों से या सरफराज भाई से, इन लोगों से बगावत में हम उतर आए कि नहीं, ये आदमी आपसे अच्छा है।
इसलिए हम इसको चुनेंगे। भले चुनाव वो नहीं जीते, वो अलग बात है, चुनाव हार गए, 20-25 हजार वोट लाए, चुनाव हार गए। अगर इस बार ये पिछले विधानसभा चुनाव में अगर वो जिंदा होते तो आज जोकीहाट का वो विधायक होता, लेकिन वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। अब हमारा कोई लीडर नहीं रहा, अब विधानसभा के लिए कोई लीडर हमारा नहीं रहा, तो इसीलिए हम कोई नेता तो है नहीं कि प्रॉपर एक दल को, एक पार्टी को पकड़कर उनके टिकट से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग तो आजाद व्यक्ति हैं, जनता को जो अच्छा लगता है, जनता को जो समझ में आता है, हम उनके साथ रहते हैं। तो आज जनता के मन में जो बातें हैं वो हमारे भी मन में बातें हैं। तो जनता बोल नहीं पा रही है, हम मुखर होकर बोल रहे हैं। कल जनता कुछ और बोलेगी, जनता के मन में कुछ भी, जो भी कुछ होगा, आवाज हमारी होगी, सोच और मन जनता का होगा, ये हमारी सोच है। कितने सालों से जोकीहाट में राजद का सरकार है और यहाँ एक दबदबा सा बना हुआ है, एक लोगों में डर भी है, कहाँ तक सच सही है इसका बताएंगे? नहीं, ये तो सच है कि डर का माहौल हमेशा से जोकीहाट में रहा है। तो आपको मिसाल बताए ना कि मंजर आलम को लोगों ने जिता भी दिया, लेकिन मुंह से कोई नहीं बोला कि हम मंजर आलम के आदमी हैं। कि आपको भी लगा है कभी डर कि कोई पीछे से हमला कर देगा, कोई बात हो जाएगा, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, डर आज तक तो हम को डर नहीं लगा है, लेकिन डर कभी कभी हमको लगता है, हमको भी डर लगता है, लेकिन हमको फैसला लेने में डर लगता है कि कहीं हमसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो गया। लेकिन इंसान और व्यक्ति से कभी हमने नहीं डरा है। अगर डरते तो आज हम मुखर होकर हम नहीं बोलते कि हम नरेंद्र मोदी जी के आदमी हैं, हम उसको वोट देने के लिए जा रहे हैं। कल मुखर होकर नहीं बोलते कि हम मंजर आलम के आदमी हैं। क्या आप बोले अभी जी? किनको वोट देने जा रहे हैं? मोदी जी को वोट देने के लिए जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, एकदम खुल्लम खुल्ला। किसी तरह जिंदगी भर आपको वोट दिए, एक बार उसको भी तो देने दीजिए, क्या बुराई है उसमें? सुनते हैं कि वो पक्षपात करते हैं मुसलमानों पे। आप क्या किए? आप क्या किए? आप 55 साल 50 साल तक सत्ता में रहे, आपने क्या किया? अगर एक भी काम जनता को सही से 100% अगर मिला है, एक काम पूरे 55 साल में, बताइए, हम आज आपके साथ हो जाएंगे, मोदी जी को छोड़ देंगे। लेकिन एक काम भी गिनाने में आप में हिम्मत नहीं है। आप बोल तो रहे हैं, लेकिन मोदी जी का मैं 1000 काम गिनाकर आपको दिखा दूंगा। तो मोदी जी बढ़िया है कि ये बढ़िया है? मुसलमानों का कौन लीडर है हिंदुस्तान में? कोई है क्या? राहुल जी भी हिंदू है, लालू जी भी हिंदू है, कौन है मुसलमानों का लीडर? जब मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है, तो अगर आपसे अच्छा मोदी जी है तो मोदी जी अच्छा क्यों नहीं है? जोकीहाट के जो लीडर थे वो तो AIM का भी साथ पकड़े थे, वो तो मुसलमान थे, आखिर उनको क्यों छोड़ दिया गया? देखिए, सरफराज जैसे दिग्गज राजनेता को जोकीहाट में हराना यह सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ MIM में बहकर, या ये कह दीजिए कि यहाँ के मुसलमानों ने अपने कौम को एक बार स्वीकार किया कि हमारा कौम का विधायक एक बार बने, तो लोगों ने दिलो जान से, जबकि जिस वक्त MIM के वो विधायक हो रहा था चुनाव, तो उस वक्त हम RJD का हम सपोर्ट में थे। आप बताइए, मैं आपको सच सच बता रहा हूं, क्यों? कि हम ये समझ रहे थे कि कम से कम बिहार के अंदर में RJD का सरकार हो जाए, तो सरकार को बनाने के लिए ये हमारी मंशा थी कि हम RJD को सपोर्ट करें। तो सरफराज भाई के लिए बहुत हमने कैंपेन किया है, आप इलाके में घूमकर आप पता कर लीजिएगा, हमने बहुत कैंपेन किया है। लेकिन पूरे इलाके की जनता ने विरोध करके इनका एक मुसलमान के नाम पर, कौम के नाम पर यहां पर MIM को वोट दिया। और आज आप बताइए भाई साहब कि जिस कौम ने आपको कौम के नाम पर वोट दिया, उस कौम के वोट के साथ आपने क्या किया? खिलवाड़ किया। और आप किस उम्मीद से आप कह रहे हैं कि हम MP के चुनाव लड़ रहे हैं, मुसलमान मुझे वोट देगा? किस उम्मीद से कह रहे हैं? आपके पास क्या बचा? RJD का कुछ है नहीं, क्योंकि RJD के खिलाफ के MLA है आप, RJD का तो आप है नहीं है? MIM का आदमी आपको वोट नहीं देगा, तो फिर आपके पास है क्या जो कि हाट में मुसलमान को जो कहेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए? बताइए ना, कोई एक तरह का बताइए, कुछ नहीं है आपके पास। इतने साल यहाँ के विधायक रहे, सांसद रहे, आज तक क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। इसको अब मोदी जी से जोड़ते हैं। आपको मोदी जी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या इस जगह पे क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, विकास किसको बोलते हैं? रोड, पुल, पुलिया, नाला, ये तो बनता रहेगा। आज हम जिला परिषद है, हम 3, 4, 5 जगह भी काम करवा रहे हैं, कोई मुखिया है वो काम करा रहा है, तो विकास होता रहेगा। तो सवाल है कि जो एक्चुअल जो जेन्युइन चीज है, जैसे कि आज एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि जोकीहाट एक मुख्यालय है, विधानसभा का एक मुख्यालय है। आज तक जोकीहाट में एक भी शौचालय हमको दिखा दीजिए
हमारी मां बहन आज जो कि हाट जब जाती हैं तो उनको शौच करने के लिए सोचना पड़ता है। तो वो तो सवाल पूछेगी ना कि 40 साल 50 साल तक हम आपको वोट दे रहे हैं, आपको विधायक बना रहे हैं, हमारे लिए शौच का प्रबंध नहीं है, तो इसका जवाब आपके पास है। 40 साल से आपको हम विधायक बना रहे हैं, जो कि हाट में एक बेड नहीं है, एक आदमी को इलाज करने की आवश्यकता अगर पड़ जाए तो वो दौड़ कर अररिया जाएगा, सदर हॉस्पिटल जाएगा, जबकि वहां कोई नेता नहीं है। अररिया में कोई नेता है क्या? कोई नेता नहीं। लेकिन यहां सिसोना में प्रॉपर नेता 40 साल से यहां की जनता ने दिया है, लेकिन एक जो कि हाट में हॉस्पिटल नहीं है इलाज के लिए। आप ब्लॉक चले जाइए, बिल्कुल सिसोना के अंडर में है वो ब्लॉक, उसी की जमीन पर है। आज धड़ल्ले से आज दलाली हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रहा है, आज 40 सालों से हो रहा है। मोदी जी अगर कोई चीज भेज रहे हैं तो उसका भी लूट खसोट हो रहा है यहां, तो इसको कौन रोकेगा? मैं तो कह रहा हूं कि आने वाला विधानसभा में भी बीजेपी को भी फुल बहुमत से यहां पर विधानसभा चुनाव जितवाइए, एक 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए, फिर हम देखेंगे कि क्या है। आज उड़ीसा बिहार से 30 वर्ष बाद में वो स्टेट बना, 30 वर्ष पहले बिहार स्टेट बना। आज उड़ीसा आसमान पर है और आज पाताल में है। आप क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार मुसलमान और यादव है बिहार का, क्योंकि यादव और मुसलमानों ने MY समीकरण का गीत गा गा कर 40 साल 50 साल तक बिहार की सत्ता को ऐसे लोगों के हवाले किया जिन्होंने हमें कठपुतली बनाकर रखा। हम उसके खिलाफ लोकसभा में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, और विधानसभा में भी चुनाव लड़ना और लड़वाना चाहते हैं। हमारी ये मंशा है। आरजेडी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी बुद्धू बना रही है, बुड़बक बना रही है। बीजेपी बुद्धू नहीं बना रही है। आप एक हफ्ता पहले, 5 दिन पहले पूर्णिया से आप क्या कह के गए? तेजस्वी साहब आप क्या कह के गए? आप कह रहे हैं कि हमें वोट दे दो। रुको रे, गाड़ी रुको। आप हमें वोट दे दो, अगर हमें नहीं दोगे तो बीजेपी को दे दो। क्यों? आप जब बीजेपी को आप खुला एक मंच पर एक प्रतिपक्ष होकर आप ये ऐलान के साथ कहते हैं कि यहां बीजेपी को वोट दे दो, तो आज अगर डंके की चोट पर एक आम जनता अगर कह रहा है कि बीजेपी को वोट दो, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि आप उल्लू बना रहा है। उल्लू तो आप बना रहे हैं। 40 साल से आपको, आपके नीतीश जी को हम लोग वोट देते रहे, मुख्यमंत्री बनाते रहे, आपको उप मुख्यमंत्री बनाते रहे, आपके पिताजी को उप मुख्यमंत्री बनाते रहे। आपने क्या क्या किया समाज के लिए? आप तो स्वास्थ्य मंत्री थे, आप तो स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके अधीन था जिस वक्त आपकी और नीतीश जी की सरकार थी। तो जोकीहाट का स्वास्थ्य क्यों नहीं सुधरा? अररिया का स्वास्थ्य क्यों नहीं सुधरा? हॉस्पिटल का आज वही हाल क्यों है? तो जब आप स्वास्थ्य मंत्री होकर एक स्वास्थ्य के मामले को सुधार नहीं पाए, तो मुख्यमंत्री का सपना भूल जाइए। ये तो सपना भी नहीं है आपका। अब पप्पू यादव जी आ रहे हैं, उनको हम लोग मैदान में लाएंगे अगला सीएम के लिए, चाहे वो जिस पार्टी से हो, जहां से भी हो। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मोदी जी का आदमी आएगा, लेकिन आपके खिलाफ चुनाव होगा। पूरे बिहार खुला चैलेंज, खुला चैलेंज पूरे बिहार में आपके खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ चुनाव होगा। आपके खिलाफ आप नहीं होंगे, आपके अलावा बाकी सब होगा। आपको छोड़कर जिसको मन होगा लोग देगा वोट, लेकिन आपको वोट नहीं देगा। आप वोट के लायक नहीं है। ना सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार वोट के लायक है, ना बिहार में आरजेडी की सरकार वोट के लायक है। इन दोनों के अलावा कोई विकल्प लोग चुन ले, मैं उसके साथ तैयार हूं। क्या और चाहते हैं आप विकास के रास्ते में, या यहाँ कुछ अधूरा सपना रुक गया है लोगों का, जिसको आप चाहते हैं कि जो नया सरकार बने? देखिए, सुनिए, तस्लीम साहब हमारे मरहूम जिंदा थे। उनका सपना था कि अररिया टू गलगलिया रेल लाइन बने। उस वक्त किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो तस्लीम साहब का सपना तो था, सरकार भी आपकी थी, सपना क्यों नहीं पूरा किया आपने? उनका सपना था कि अररिया से लेके ठाकुरगढ़ तक हाईवे बने, सरकार आपकी थी, सपना क्यों नहीं पूरा हुआ? तो सवाल उठता है कि सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा। तस्लीम साहब हमारे सपना देखे, मंशा बनाया, योजना बनाया, लेकिन धरातल पर मोदी जी उतारा। तो किसका नाम ले हम? मोदी जी का ले नाम कि कांग्रेस का नाम ले हम? आज जो ये फटकी चौक में हमारे घर के बगल में हाईवे बन रहा है, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, तो हम क्या उसका नाम को भूल जाए? आज रेलवे लाइन बन रहा है, क्या हम उस सरकार के नाम को भूल जाए? आज हमको बस पर चढ़ने के लिए सड़क नहीं था, आज कम से कम हवाई अड्डा पूर्णिया में बनने जा रहा है। आज फार्मगंज में हवाई अड्डा बनने जा रहा है। तो हमारी सोच है, हमारा कहना है जनता से कि धर्म जात पात से उठ जाइए। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब मिलजुल कर
ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो हमारे लिए सड़क बनाए, हमारे लिए शौचालय बनाए, हमारे लिए ये भ्रष्टाचार मिटाए। ये जो चौक, ये जो प्रखंड के अंदर में जो दलाली हो रहा है जनता के साथ, आज लोग वृद्धा पेंशन 400 रुपया मोदी जी डायरेक्ट खाता में भेज रहे हैं, लेकिन जिसका नाम से वृद्धा पेंशन नहीं है, वृद्धा पेंशन बनाने के लिए जाइएगा तो आपसे 1000 रुपया ठगी कर लेगा। तो इन भ्रष्टाचारी को बंद करने के लिए हम मोदी जी का सहारा लेना चाहते हैं कि ये होगा बंद तो उन्हीं से होगा, नहीं तो और कोई नहीं है विकल्प दूसरा। क्या लगता है कि कल आप नेता अगर बनते हैं, कल आपको अगर मोदी जी या आरजेडी के लोग यहाँ आपको दबाव डाला जाए कि नहीं आप यहाँ से विधानसभा लड़े, क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारा सोच एक ही है कि जनता को 100% फायदा होना चाहिए। हम जो नेता बनते हैं किन के लिए? जनता के लिए बनते हैं। अगर आज लीडर, हम कह रहे हैं कि सपोज दैट 24 घंटा के लिए हमको आप विधायक बना दीजिए, जो कि हाट में सीओ, बीडीओ, तमाम पदाधिकारी को बैठाकर हमारा यह ऐलान हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति से अगर 1 रुपया का भी अगर वसूली हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बीडीओ का घर तो सिवान है, हमारा घर यहां है जो कि हाट में है, तो हमको लगता है इंशाल्लाह कि हमारे डर से कोई कुछ नहीं लेगा और ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। लेकिन उसी सीओ बीडीओ को कहेंगे कि 500,000 रुपया हमारा भी कमीशन बांध दो हर चीज पर, तो उनका कलेजा पहाड़ हो जाएगा। जिस दिन हम ईमानदार हो जाएंगे, ये पदाधिकारी ईमानदार हो जाएगा। और हम आज पूरा निष्ठा के साथ कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर में, अगर 24 घंटा के अंदर में ये जो कि हाट अगर नहीं सुधरा तो जीवन में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। अब सवाल रहा कि आने वाले समय में, वो तो जनता है। अब जनता हमको पुकारा कि आप जिला पार्षद में आइए, हम आए, जनता वोट दिया, लेकिन वही सिसोना वाला, वही बड़ा बड़ा नेता हमको जिला परिषद बनने नहीं दिया। 10 साल तक हम हारते रहे थोड़ा थोड़ा वोट से, लेकिन वहां का लोग विरोध करता रहा हमारा, क्योंकि ये आगे बढ़ गया तो हम लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन हम कभी रुके नहीं, हम हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाए, अपना चुनाव में लड़ते रहे। लेकिन इस बार जनता बिल्कुल तमाम लोगों को बाईकाट करके हमको चुना, तो हमारे लोगों के बीच है। फिर कल मौका मिलेगा तो फिर हम लोगों के बीच होंगे। कल जैसा थे हम आज भी वैसा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अररिया की जनता को क्या कहेंगे? हम अररिया की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों ने, हमारी उम्र 40 साल है, तो 40 साल में हमने आज तक नहीं देखा कि अररिया जिला का मुसलमान मोदी जी को वोट दिया। हाँ दिया, 10%, 15%, इससे ज्यादा वोट नहीं दिया। लेकिन अगर आप आज तक वोट नहीं दिए 10 साल तक, तो फिर भी आज मोदी जी का आदमी जीता, भाजपा जीता। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आप अगर इस बार भी वोट नहीं देंगे, फिर भी भाजपा वाला जीतेगा। इसलिए जीतेगा कि आपकी अक्सरियत नहीं है, आपकी उतनी अक्सरियत नहीं है, और मोदी जी एक पॉपुलर रहनुमा है, एक पॉपुलर लीडर है। इसीलिए कम से कम हम चाहते हैं कि यहां के लोग इतना परसेंटेज में वोट दें बीजेपी वालों को कि आने वाले समय में ये बीजेपी वाला बोलना बंद कर दे कि मुसलमान हमारा विरोधी है। कम से कम एक उपलब्धि तो हासिल हम कर ले अपने वोट से। ये हमारी ख्वाहिश है कि एक बार हम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर बीजेपी का हो जाए, ताकि यहां से एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में चले जाए कि मुसलमान भी बीजेपी का आदमी है, और हिंदू मुसलमान होना बंद हो जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान करा रहा है तो ये सिर्फ मुसलमान करा रहा है, मोदी से नफरत करके। ये मेरा मैसेज है। तो आपने देखा कि हम अभी बात कर रहे थे परवेज मुशर्रफ जी से, जो यहाँ के जिला परिषद हैं। इन्होंने अपनी बात रखा है, क्योंकि हालात, जो मौजूदा हालात है इनके क्षेत्रों का, उसको देखते हुए इन्होंने अपनी बात रखा है। अब ये तय तो होगा, जो वोट गिराने जाएंगे जनता है, जनता किसको चुन के लाती है ये अभी कहना मुश्किल है। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन जब वोटिंग पैड पे बटन दबेगा तभी पता चलेगा कि किसको वोट हुआ, और जब काउंटिंग होगा तभी पता चलेगा कि कौन जिन निकला, किसके भाग में कौन सा जिन निकला। तो परवेज मुशर्रफ से बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा आपसे, और इसी तरह आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।